नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें अपनी पंचायत के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारी करंट जनरेशन इस नॉलेज से जो है वो परे है, उनको इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हम अपनी जनरेशन को पंचायत के बारे में जानकारी दें और ये बताएं कि हमारी सरकार हर साल नेशनल पंचायत राज डे मनाती है 24 अप्रैल को। ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है वीडियो, बल्कि आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, लेकिन जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। ना हमें उसका इतिहास पता है, ना ये पता है कि किस तरीके से साल दर साल उनके स्ट्रक्चर में चेंज आता गया और आज जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वो कैसे आया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से पंचायत सिस्टम जो है भारत में डेवलप हुआ और क्या उनका स्ट्रक्चर है और क्या चैलेंजेस इस समय पंचायती सिस्टम जो भारत में है वो फेस कर रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा बहुत पीछे। जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, भारत उस समय एक जो है एग्रीगेरियन सोसाइटी था, गांव का पूरा देश था। गांव जो थे आपस में ही सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, लेकिन तब भी वो अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए एक हेड चुनते थे जिन्हें हम कहते थे ग्रामीणी। अब ग्रामीणी क्या थे, वो गाँव को रिप्रेजेंट करते थे, उनके मिलिट्री हेड भी हुआ करते थे। और अगर कोई वहाँ पे कोई जो है मसले हुआ करते थे, अगर कोई विवाद है तो उसका भी सुलझारा जो है ये ग्रामीण ही कर देते। लेकिन जैसे जैसे भारत में ये ग्राम सिस्टम से हम किंगशिप की तरफ जाना शुरू कर दिया, हमने जो है लोगों ने राजा चुनना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी ये सिस्टम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। राजा भी थे, वो क्या करते थे कि सभा और समिति नाम की दो कमिटीज हुआ करती थी, उनको यूटिलाइज करते थे, उनके मेंबर्स के जो नॉलेज थी उसको यूटिलाइज करते थे डिसीजन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि सभा और समिति के जो मेंबर्स हैं वो जनता के ज़्यादा क्लोज रहते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी है, इसीलिए उनकी एडवाइस बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें रूट लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अगर उन्हें जड़ तक पहुंचना है किसी प्रॉब्लम की, तो उन्हें सभा और समिति के जो मेंबर्स हैं उनका साथ ज़रूर लेना होगा। इसके बाद धीरे धीरे जब हमने देखा, जब हम आते हैं मौर्यन काल की तरफ, तो हमें दिखते हैं चाणक्य जी ने भी अपनी किताब अर्थशास्त्र में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से सुचारू रूप से एक एक अंग जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का वो चलाया जाता है। यही नहीं, अब धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़े भारत में, जब ब्रिटिशर्स आए भारत में 1600 के आसपास, और हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के केस में एक ब्रिटिशर्स थे मैककेफे नाम के, चार्ल्स मैककेफे। इन भाई साहब ने पंचायत को लिटिल रिपब्लिक का नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये पंचायती राज के जो सिस्टम था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनको जो है पंचायती राज के सिस्टम ने, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, बहुत इम्पैक्ट किया उसने। इसके बाद एक व्यक्ति और थे जिनका नाम, अगर हम पंचायत की बात करें तो अगर ना लें तो जो है वो एक इनजस्टिस होगा, वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है 1882 में, उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया भारत में। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, और ये कहा था कि किसी भी तरीके से जो है लोकल गवर्नमेंट जो है विलेज लेवल पे और एकदम रूट लेवल पे इस्टेब्लिश करने की जो है कदम बढ़ाए प्रोविंसेस। तो इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, जब भारत का संविधान बन रहा था, जब संविधान बन रहा था तो काफ़ी लोगों ने पंचायत सिस्टम की बात की, क्योंकि अब गांधी जी डायरेक्टली तो संविधान बनने की प्रोसेस में इन्वॉल्व थे नहीं, लेकिन काफ़ी लोग जो थे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते थे और उनकी बातें सुनते थे। और गांधी जी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट, मैं आपको बताऊं, वो सबसे बड़े एडवोकेट थे पंचायती राज सिस्टम के। उनका ये कहना था कि जो है भारत में ग्राम स्वराज होना चाहिए, भारत जो है वो गांव से बनता है, तो इसीलिए मैक्स टू मैक्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हमें गांव को देनी चाहिए। और कई ऐसे लोग थे जो गांधी जी के इस बात से इत्तेफाक रखते थे, उनको ये पता था कि गांधी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो उन्होंने भी, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो पार्ट बने, तो उन्होंने भी इस मांग को आगे रखा कि जो है पंचायती राज सिस्टम को जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक जगह दी जाए और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाए। लेकिन इस बात पे बी आर अम्बेडकर साहब, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका एक ऑब्जेक्शन था। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं नहीं चाहता कि पंचायती सिस्टम जो है वो
क्या हो, पार्ट बने हमारे संविधान का। क्यों? क्योंकि इनको ये कहना था कि हमारे जो समाज है, ग्राम का जो गांव का समाज है, वो अभी इतना पढ़ा लिखा नहीं है और वहाँ पे काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कास्ट को लेकर। जो डोमिनेंट कास्ट है वही डोमिनेट करती रहेंगी पंचायत में भी, तो इस तरीके से जो पिछड़ा वर्ग है उसको मौका नहीं मिल पाएगा। तो काफ़ी डिस्कशन हुआ, दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी और उसके बाद एक चीज़ डिसाइड की गई कि भाई एक काम करते हैं, चलो इसको आर्टिकल 40 का पार्ट बना देते हैं। अब आर्टिकल 40 इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कवर होता है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट इसलिए हमारे संविधान में डाला गया कि अगर किसी भी स्टेट को रूल करना है तो उसको जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए रूल करना है वो कहलाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आर्टिकल 40 क्योंकि उसका पार्ट है, तो इसका मतलब स्टेट के ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन उनको कहा गया कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडोव देम विद सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब कि स्टेट को जो है स्टेप्स लेने चाहिए कि अपने एरिया में, अपने स्टेट में वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करें और उनको वो पावर्स और अथॉरिटी दे जिससे कि वो एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट काम कर सकें। तो ये था एक बीच का रास्ता, क्योंकि आपको पता है कि अगर स्टेट नहीं भी ऐसा काम करें तो वो उसका स्टेट का कोई कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, ना कि फंडामेंटल राइट्स का। अगर फंडामेंटल राइट के अंदर होता है कि जो है एक विलेज पंचायत होनी चाहिए, तब इसके वॉल्यूशन के लिए जो भी लोग थे वो कोर्ट जा सकते थे। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी खाली क्या है, एक प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं, आपके लिए एक मापदंड है कि हाँ आपको ये फॉलो करना है, लेकिन नहीं करने पे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसी का जो नुकसान था ये हमें आगे देखने को मिला कि काफ़ी स्टेट्स ने जो है विलेज पंचायत सिस्टम को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया प्रॉपर तरीके से, और किया भी तो अपनी मनमर्जी तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसमें विलेज पंचायत को ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई, उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी भी नहीं मिली, और अल्टीमेटली पंचायत क्या रहेंगी, सिर्फ एक लाइफलेस पार्ट रह गई गवर्नमेंट का। अब लेकिन मन में तो था तो कि भाई पंचायत सिस्टम होना चाहिए, तो नेहरू जी ने क्या किया, 2 अक्टूबर 1952 को उन्होंने एक प्रोग्राम लेकर आए जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP। अब और कहा कि भाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो है भारत की जो रूट लेवल की जो जनता है उनकी डेवलपमेंट की बात की जाएगी, और अच्छी तरीके से जो ब्लॉक लेवल, मतलब कई छोटे छोटे इलाकों को मिला देंगे तो ब्लॉक बनता है, तो उस लेवल पे डेवलपमेंट की जाएगी। और उसको आगे और फैलाने के लिए फिर उन्होंने 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस भी वो लेकर आए। लेकिन जो उनका एम था ना वो पूरा नहीं हो पाया। उनको जैसा कि उन्होंने एम किया था कि इस प्रोग्राम के बाद से जो विलेजेस हैं या उनके आसपास के जो एरिया है उनमें काफ़ी डेवलपमेंट आएगा, लेकिन आया नहीं। तो इसकी समीक्षा करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बैठाई, वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, सबसे पहली कमेटी है जो पंचायती राज के बारे में भारत में बैठाई गई। इसका अपॉइंटमेंट हुआ था 1957 में, और इसको यही कहा गया कि भाई प्लीज़ आप जो हमारे ये CDP के जो प्रोग्राम्स हैं इनको प्लीज़ एनालाइज करिए और बताइए कि इसमें क्या कमी रह गई। और जब इस कमेटी ने अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आई। तो इन्होंने कहा कि भाई एक्चुअली में लोगों के हाथ में मेन पावर तो है नहीं, इसीलिए कुछ काम नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं और भारत में ये अगर स्ट्रक्चर माना जाएगा गाँव में तो डेवलपमेंट हो सकता है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले विलेज लेवल पे आप एक ग्राम पंचायत चुनो, फिर कई विलेजेस को मिलाओगे तो एक ब्लॉक बनता है, उस लेवल पे आप एक पंचायत समिति चुनो, और फिर कई ब्लॉक्स को मिलाओगे तो आपका एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, उसके लेवल पे आप एक जिला परिषद बनाओ। और इन्होंने कहा कि भाई हर लेवल पे जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। अब ग्राम पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इफेक्टिवली जो है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा, लेकिन जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इनडायरेक्टली चुना जाएगा। ये उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, जरूरी नहीं है कि इस समय ये सिस्टम है, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन ये थी। तो पहली कमेटी थी, इसे थोड़ा डिटेल में हमने पढ़ा, लेकिन इसके बाद काफी सारी कमिटीज आई, क्योंकि ये रिकमेंडेशंस दे दी गई थी, लेकिन इसके ऊपर एक्चुअली में काम ज्यादा नहीं हुआ। सबसे बढ़िया चीज जो इस रिकमेंडेशन के बाद आई, लेकिन वो सबसे अच्छी चीज वो थी कि भारत में सबसे पहली बार जो है पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया राजस्थान में। और राजस्थान का आपका जो इलाका है जहां पे इसको
नागौर नाम का जो इलाका है वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमें ये पता है कि भारत में सबसे पहले जो है पंचायती राज कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में आया। लेकिन इसके बाद भी इसमें काफ़ी सारी विसंगतियाँ थी, इसको और ठीक करने का एक जो बीड़ा था वो कई कमिटीज़ को दिया गया। तो अगर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आई, उसके बाद एक अशोक मेहता कमेटी आई, इन्होंने एक 3 टायर सिस्टम दिया था, इन्होंने 2 टायर सिस्टम दिया। उसके बाद एक हनुमंता राव कमेटी आई, हर कमेटी ने अपना कुछ सजेशन दिया। एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी आपकी एल.एम. सिंघवी कमेटी, क्योंकि इस कमेटी ने कहा कि भाई देखो स्टेट्स ने, हम बलवंत राय मेहता कमेटी ने तो रिकमेंडेशन दिए हैं, स्टेट्स जो है वो अपनी मर्जी से इंप्लीमेंट तो कर रहे हैं पंचायती राज को, लेकिन उसमें अभी भी वो जान नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं है स्टेट्स के ऊपर। हम भारतीय हैं, थोड़ा सा हमें डंडा चाहिए होता है अपने ऊपर कि अगर जब तक हम पे डंडा पड़ेगा नहीं तब तक हम सुनेंगे नहीं। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो है ना स्टेट्स के ऊपर, राज्यों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए हमें पंचायती राज को क्या देना होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्टेटस देना होगा, एक संवैधानिक दर्जा देना होगा। तो यहां से जो बात शुरू हुई संवैधानिक दर्जे की, वो एल.एम. सिंघवी कमेटी ने करी और ये कहा कि अगर हम अपनी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे देंगे और उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे तो हो सकता है कि स्टेट्स जो है अपने आप को जो है वो लाइन में लेकर आए और अच्छी तरीके से जो है पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करें। इसके बाद भी कमेटी आई, पी के थुंगन कमेटी आई या फिर गाडगिल कमेटी आई, और इन सारी कमेटीज का जो निचोड़ था अल्टीमेटली अब सरकार को पता लग गया, सरकार को ये समझ में आ गया, क्योंकि बार बार हर कमेटी यही कह रही थी कि पंचायत को क्या देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, उनको एक संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, तभी जो स्टेट्स हैं उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। और इस चीज को सुना किसने? इस चीज को सुना राजीव गांधी साहब ने। अब राजीव गांधी जी ने 1989 में वो एक बिल लेकर आया पंचायती राज से रिलेटेड, लोकसभा में क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी उन्होंने उस बिल को वहां से पास कर लिया, लेकिन राज्यसभा में वो बिल फेल हो गया, क्योंकि राज्यसभा में मेंबर्स को ऐसा लग रहा था कि जो सेंटर है वो स्टेट्स के एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वो बिल वहां पे फेल कर गया। इसके बाद आती है वीपी सिंह साहब की सरकार, उन्होंने भी 1990 में जो है इस बिल को लेकर आए। इससे पहले उन्होंने सारे के सारे जो चीफ मिनिस्टर्स थे उन सब की कमेटी, उनकी मीटिंग बुलाई और उनसे बात की, उसके बाद वो बिल लेकर आए, लेकिन यह बिल भी पास नहीं हो सका। और अंत में फिर पीवी नरसिम्हा राव साहब की जो थे, उन्होंने 1992 में वो बिल लेकर आए। उन्होंने यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको हटा दिया था। उनको पता था, पिछले 2 इंस्टेंसेस वो देख चुके थे कि बिल को पास होने में क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने उन सारे की सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया और उनको एक एक करके दूर कर दिया, और इसका नतीजा हुआ कि दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इस बिल को बहुमत मिला और यह बिल जो है पास हो गया। अल्टीमेटली ये स्टार्ट कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ 24 अप्रैल 1993 को। ये है इस बिल की कमेंसमेंट डेट। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हम हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज जो डे मनाते हैं, नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को यह जो पंचायती राज का जो सिस्टम है कमेंस हुआ था भारत में। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक जानकारी है जो हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई 24 अप्रैल की अहमियत क्या है। क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज सिस्टम भारत में कमेंस हुआ था, इसीलिए उसको हर साल जो है हमारी गवर्नमेंट एज ए नेशनल पंचायती राज डे मनाती है। अब यहां तो बात हो गई पंचायती राज का इतिहास, हमने पढ़ लिया कि भाई जो इसके प्रोविजंस थे वो आए कैसे। अब इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, समझते हैं कि होता क्या है, काम क्या होता है इनके पास और ये काम करते कैसे हैं। तो देखिए, जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो भारत में 2 लोकल गवर्नमेंट्स हैं। एक होती है आपकी पंचायती राज जो विलेजेस पे काम करती है, इसके बाद आती है आपकी म्युनिसिपैलिटीज जो कि शहरों में काम करती है। हमने सुना हुआ जैसे बीएमसी, या फिर आपके स्टेट, आपके सिटीज में भी जो है, आपके डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपकी म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। तो म्युनिसिपैलिटीज किसको एंटरटेन करती हैं? तो वो डिस्ट्रिक्ट या फिर जो टाउन्स होते हैं, जो शहरी इलाके होते हैं, उनको एंटरटेन करती है। जबकि पंचायती राज जो होती है वो कहाँ पे होती है? विलेज में जो है अपना काम करती है। पंचायत विलेज में काम करती है। अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए जैसे कि हम विलेज की बात करें तो विलेज में बिजली के प्रावधान नहीं है या बिजली प्रॉपर आ नहीं रही, तो उसके लिए कौन काम करेगा? तो पंचायत काम करेगी। या फिर पानी नहीं आ रहा है, पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है, या जो जलाशय थे वो सूख गए हैं, उनकी सफाई करानी है, तो इस पे काम करेगा तो पंचायती राज सिस्टम के थ्रू इस पे काम होगा। इसके बाद रोड, जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि रोडें अच्छी नहीं है, रास्ते कच्चे हैं,
इन सारी चीज़ों पे अगर जो है किसकी नज़र जाएगी, तो पंचायत की ही नज़र जाएगी। इसके अलावा सैनिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में हमारी करंट गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि हम जो है स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत बड़ा हमने जो नारा उठा रखा है उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बेसिक चीज़ ये है कि जो गांव में सैनिटेशन है, अगर गांव में सैनिटेशन नहीं है, लोगों के पास प्रॉपर टॉयलेट का एक्सेस नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अगर गांव में टॉयलेट्स बनाने हैं, प्रॉपर सैनिटेशन के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए कि गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। तो इसके लिए कौन काम करेगा, तो यहाँ पे काम करते हैं आपकी पंचायती राज गाँव के लिए, और म्यूनसिपैलिटीज़ काम करती हैं आपके शहरों के लिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो कि इम्प्लीमेंट करनी है गांव में या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर, यानी आपके शहरी एरिया में, अर्बन एरियाज़ में, तो वो बीड़ा भी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के पास ही होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, तो ऐसी कुछ योजनाओं के लिए जो उनका पंजीकरण होगा लोगों का, कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि उस स्कीम के लिए एलिजिबल है, तो वो कौन मेंटेन करेगा, तो वो आपकी पंचायत मेंटेन करेगी। या फिर जैसे हर घर जल योजना हो गई, तो उसके लिए जो डेटा इकट्ठा करेगा वो कौन करेगी, वो पंचायत करेगी। तो इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ फंड्स भी होते हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं ये खुद ही करा लेते हैं। मान लीजिए जैसे किसी एरिया की सफाई करानी है, किसी पॉन्ड की सफाई करानी है, तो वहाँ पे ये अपने फंड्स को यूज़ करके वो काम करा सकते हैं। अगर फिशरीज को प्रमोट करना है, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है, तो ऐसे सारे काम ये लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है समझना, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को यही होती है कि भाई काम तो चलो समझ में आ गया, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से काम करता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ऐसा होता है कि हर गांव की एक पंचायत होती है, और अगर गांव की तादाद यानी उनकी पॉपुलेशन कम है, तो कुछ गांव को मिलाकर भी एक पंचायत बना दी जाती है। अब पंचायत की बात करें तो पंचायत में दो अंग होते हैं, एक होता है आपका लेजिस्लेटिव, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव आपका वो हो गया जो, एग्जीक्यूटिव की पहले बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव आपकी कार्यपालिका होगी और लेजिस्लेटिव आपकी विधायिका हो गई। तो समझने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव का काम यह एग्जीक्यूट करना, यानी काम को करना, जो काम इनको मिला वो करना। लेजिस्लेटिव का काम क्या है कि भाई ये देखना कि एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए लेजिस्लेटिव कौन होती है, लेजिस्लेटिव होती है ग्राम सभा, और एग्जीक्यूटिव कौन होती है, ग्राम पंचायत। तो आप कहेंगे सर अब ये ग्राम सभा क्या है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, आइए देख लेंगे। एक गांव में जितने भी लोग हैं जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं और वो वोट करने के लिए रजिस्टर्ड हैं, वो सारे के सारे मिलके बनाते हैं ग्राम सभा। यानी जितने भी एलिजिबल वोटर्स होंगे इस एक गांव के या एक एरिया के, वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ग्राम सभा बनाएंगे, और यही लोग अपनी ग्राम पंचायत को चुनते हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। अब होगा क्या कि जो जितनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है एक गांव की या एक एरिया की, उसको हम वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। तो आपको दिख रहा है ये 1 नंबर वार्ड, ये 2 नंबर वार्ड, ये 3 नंबर, ऐसे ही 4 नंबर, 5 नंबर, ये वार्ड्स में मिल जाएगा आपको। अब होगा क्या कि ये जितनी पॉपुलेशन इस वार्ड में है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी, यानी 1 नंबर से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, एक नुमाइंदा आएगा, 2 नंबर से एक अलग नुमाइंदा आएगा, 3 नंबर से एक अलग नुमाइंदा आएगा। उनको कौन चुनेगा, इन वार्ड्स की पॉपुलेशन, क्योंकि हमने पूरे गांव को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हर वार्ड से एक पर्सन आएगा जिसे हम कहते हैं वोट करने के बाद पंच। पंच पहले तो मतलब 5 हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि इफेक्टिवली गांव का साइज बढ़ा है तो 5 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, तो हम लेकिन कहते हैं अभी भी पंच है। मतलब हर वार्ड से आपके पास एक एक पंच आ रहा है, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वार्ड के। और इनका काम क्या होता है कि आपकी वार्ड में डेवलपमेंट के काम को देखना, कि आपके जैसे किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे नाली का स्ट्रक्चर सही नहीं है, कहीं रोड बहुत खराब है, कहीं पे वायरें फैली पड़ी हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अपने वार्ड की इन पंचों का काम है। और इनको हेड करने के लिए एक होते हैं सरपंच। अब सरपंच को चुनने का जो तरीका है वो हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कई जगहों पे क्या होता है कि ये जो ग्राम सभा है जो वोट कर रही है वो 2 बार वोट करती है, एक तो अपने पंच को चुनने के लिए और एक बार अपने सरपंच को चुनने के लिए। तो अब सरपंच कौन हो गए, ये हेड हो गए पंचों के। तो इनके एक आप देखेंगे कि हेड कौन है, तो सरपंच हो चुके हैं। इसी के साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है
इस पूरी की पूरी प्रणाली को देखने के लिए कि ये प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक सेक्रेटरी को भी जो है अपॉइंट करती है। तो उन्हें हम पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं, जो कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस को जो है पूरा काम उसको देखते हैं, प्रोसेस को देखते हैं। और ग्राम पंचायत की जो फंक्शनिंग होती है उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बिकॉज ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं पंचायत और ऊपर के लेवल्स के बीच में। तो अब हमने ये समझ लिया कि भाई हर गांव या फिर एक दो चार गांवों को मिला के एक ग्राम पंचायत बनती है, और उन सारे गांव में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो उस ग्राम पंचायत के लोगों को चूज कर सकते हैं, उन्हें हम ग्राम सभा कहते हैं। और उस गांव को या उस जो क्लस्टर होता है गांव का, उसे हम वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये आपका हर गांव जब वार्ड्स में डिवाइड हो गया तो हर एक वार्ड से एक मेंबर चुन के आएगा, जिन्हें हम पंच कहते हैं। और वो एक तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो अपने वार्ड की जो प्रॉब्लम्स है वो जब सभा बैठेगी, जब इनकी एक मीटिंग होगी तो उसमें रखेंगे। अब आइए इस मीटिंग के बारे में समझते हैं। देखिए जनरली 4 बार एक साल में जो है ये मीटिंग होती है, जहां पे क्या होता है कि जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं जो कि 18+ हैं और रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वहाँ पे वो सारे आते हैं, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो उनके नुमाइंदे हैं वो भी आते हैं, और पंच भी यानी सरपंच भी आते हैं। अब इनकी मीटिंग हुई, अब होगा क्या कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे कि भाई बिजली की प्रॉब्लम है, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं रोड नहीं है। तो ऐसे मुद्दों को जो है यहाँ पे डिस्कशन होगा, और फिर ये क्या करेंगे, उसको निवारण करने के लिए जो सरपंच हैं वो छोटी छोटी कमिटीज बना देते हैं पंचों की, कि भाई 2 पंच जो है उनको कह दे कि आप इलेक्ट्रिसिटी के इशू के ऊपर देखेंगे कि प्रॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस अच्छे हों, मीटर्स प्रॉपर लग जाएं, और जहाँ भी वायर्स जो है वो नीचे आ रखी है उनकी प्रॉपर सेटिंग कराई जाए। ऐसे मुद्दों पर ठीक करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा वो चाहें तो वो इस कमेटी में जो उन्होंने छोटी छोटी कमिटीज बनाई है, इसमें ग्राम सभा के मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि जो है इंक्लूसिवनेस आ जाए। आप समझ रहे हैं, ताकि प्रॉब्लम लोगों की है तो लोग भी थोड़ा सा और इन्वॉल्व होकर काम करें। तो छोटे छोटे कामों के लिए छोटी छोटी कमिटीज बनाई जाती हैं। अब लेकिन किन कामों के लिए, तो ऐसे 29 सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायत के परव्यू में आते हैं, जो कि जिन पे आप कह सकते हैं कि काम कौन करेगा, तो पंचायत करेगी। और ये कहाँ मेंशन्ड है, हमारे संविधान के शेड्यूल 11 में मेंशन्ड है। इसी तरीके से अगर हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करें तो वहां पे 18 सब्जेक्ट्स हैं जो कि शेड्यूल 12 में मेंशन्ड है। लेकिन हम इस वीडियो में ग्राम पंचायत की बात करें तो हम पंचायत पे ही फोकस करेंगे। तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई काम कैसे हो रहा है। जो भी आप देखेंगे कि पॉइंट्स की सफाई हो रही है, पानी का प्रॉपर जो है फ्लो मेंटेन कराना है, तो ये सारे काम ग्राम पंचायत कैसे करती है, तो छोटी छोटी कमिटीज होती हैं पंचों की, उनके कोऑर्डिनेशन में ही ये सारे काम होते हैं। और फंड्स भी इनके पास जो है खुद कोई फंड्स अलोकेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उनका ये यूटिलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा अगर चाहे तो थोड़े बहुत टैक्सेस ये खुद भी कहीं ना कहीं से अरेंज कर सकते हैं। अब ये हो गया ग्राम पंचायत, आपका बेस लेवल है। इसके ऊपर भी 2 लेवल्स होते हैं, एक होता है आपका पंचायत समिति, एक होता है जिला परिषद। तो पंचायत समिति की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए पंचायत समिति को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे ब्लॉक पंचायत कह दिया, जनपद पंचायत कह दिया। उसी तरीके से जिला परिषद की बात करें तो जिला पंचायत कह दिया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कह देंगे। अलग अलग नाम है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है, तो हमें नाम से कंफ्यूज नहीं होना, फंक्शनिंग की जैसी है। अब पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत करती क्या है, तो देखिए हमने देखा अब तक कि गांव की फंक्शनैलिटी, तो मतलब किस तरीके से ग्राम पंचायत काम करती है, तो हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। लेकिन अगर बहुत सारे गांव का हम एक क्लस्टर बना दें और तब उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिले, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक। अब इसके मेंबर कौन होते हैं, तो अब यहाँ पे एक ब्लॉक पंचायत बनी जहां पे सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, किस चीज के, सारे के सारे छोटे छोटे गांवों के। अब यहाँ पे भी मेंबर चूज करने का जो तरीका है कि इसके जो मेंबर्स हैं किस तरीके से आएंगे, वो जो है स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया है हमारे संविधान में। लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में क्या होता है कि जो आपके वोटर्स हैं वही लोग ब्लॉक लेवल के जब या ब्लॉक पंचायत के जब चुनाव होते हैं, वो लोग वहां वोट करके अपने जो है नुमाइंदे चूज करते हैं। और इसके मेंबर जनरली सरपंच तो होते ही हैं, जो भी सरपंच है सारे गाँव के। फिर बीडीओ एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, और उसका काम होता है कि वो एज अ ब्रिज एक्ट करेगा ब्लॉक के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ताकि जो फंड्स आने हैं ये सब चीजें कौन मेंटेन करेगा, तो वो बीडीओ करता है। इसके अलावा फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देती हैं अपनी ब्लॉक लेवल पे, ताकि उनकी भी कुछ मांगी होगी, कुछ डिमांड्स होगी, वो भी एंटरटेन की जाए, उनके ऊपर भी कोई सुनवाई हो जाए। अब सब लोग जो है मिल के फिर क्या करते हैं,
वोट करके अपना प्रमुख चुनते हैं, यानी ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। अब यहाँ पे आप अगर आप देखें तो आपके एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये सब लोग भी जो है इसका पार्ट हो सकते हैं। आपकी एमपी मतलब, क्योंकि नाज़मी सी बात है, ये किसी राज्य का पार्ट है ये ब्लॉक, तो और ब्लॉक राज्य का पार्ट है मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, यानी वो किसी न किसी एमपी, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर तो आ ही रहा होगा। उसी तरीके से किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के अंडर भी आ रहा होगा, या किसी एमएलसी के अंडर आ रहा होगा। एमएलसी यानी आपके जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पे आपकी विधान परिषद होती है, तो ये लोग भी इसके मेंबर होते हैं। अब इनसे एक ऊपर लेवल पे होती है जिला परिषद। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि पंचायत समिति के लेवल पे प्रॉब्लम्स कौन सॉर्ट आउट कर रहा है, तो वो ब्लॉक लेवल पे जो है ब्लॉक प्रमुख उसको देखते हैं कि भाई उनके पास जो बजट है उसमें वो काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर उनको और जो है फंड की जरूरत है तो वो फिर ऊपर भेजते हैं उस फाइल को। इसी तरीके से विलेज लेवल पे हमने देखा कि विलेज लेवल से जब बातें उठ के आती हैं, कोई इश्यूज उठ के आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स उठ के आती है, तो वो कहाँ आती है, ब्लॉक लेवल पे आती हैं। अब है सबसे ऊंचा लेवल यहाँ पे अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, वो है जिला परिषद, जिसे हम जिला पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो कि आपके डीएमई होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, या फिर कोई स्टेट के जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिसर होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, एक डीपीसी बनाते हैं। ये होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब इसका काम क्या होता है, डीपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी होती है एक डिस्ट्रिक्ट में। ये क्या करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में चाहे कोई पंचायत हो या फिर कोई म्युनिसिपैलिटी हो, पंचायत रूरल एरियाज यानी गांव वाले एरियाज, और म्युनिसिपैलिटी यानी जो शहरी एरियाज है, उन सबकी प्रॉब्लम्स को लेकर जब जो है एक कमेटी बनती है डीपीसी, और उसमें उन सारी प्रॉब्लम्स के निवारण के लिए जो है तरीके ढूंढे जाते हैं। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है कि भाई डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, तो उसमें आपका पंचायत का डेवलपमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा और आपका म्युनिसिपल एरिया का भी डेवलपमेंट इंक्लूड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है आपकी डीपीसी। और ये काम क्या करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नीचे की जो आपका स्ट्रक्चर है उसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज होता है कि इनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है कहाँ पे, इस लेवल पे। तो भाई आपका जो जिला परिषद है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसमें। इसके मेंबर कौन होते हैं, तो सारे के सारे ब्लॉक प्रमुख होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं। इवन इसके मेंबर्स के लिए भी डायरेक्टली वोटिंग भी अलाउड है, मतलब कई स्टेट्स में जो है इसके मेंबर के लिए भी इलेक्शंस होते हैं, और वहाँ पे जो जनता है वो वोट करती है कि भाई जिला परिषद के लिए जो है मेंबर्स चुने जाएंगे, तो उसका वोटिंग होगी। तो लेकिन ये लोग तो इनके मेंबर्स रहते ही हैं, एमपी एमएलए, यहाँ भी आपको जो है, या फिर मैं कहूँ एमएलसी, ये लोग भी मेंबर्स होते हैं इन जिला परिषद के। अब देख रहे हैं आप, हर लेवल पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, और अगर उस लेवल से वो डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा, या फिर उसके जो आपका परव्यू उसके ऊपर जाता है, तो वो फाइल को ऊपर भेज देते हैं, ताकि जैसे विलेज लेवल की बात करें कि उन्होंने आगे भेज दिया पंचायत समिति को कि भाई आप देख लीजिए, अगर आपसे हो रहा है, अगर उनसे नहीं हो रहा तो फिर वो लोग जो है जिला परिषद के पास भेज देंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड चाहिए, और अगर फंड नहीं होगा तो वो डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। देखिए, अब हमने पंचायती राज का इतिहास समझ लिया, पंचायती राज का जो सिस्टम है भारत में उसको समझ लिया कि 3 लेवल होते हैं उसमें, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और फिर जिला परिषद। इन तीनों को जो हम इकट्ठे कर देते हैं पंचायती सिस्टम। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए, क्योंकि गांधी जी का जो विजन था कि ग्राम स्वराज इंट्रोड्यूस हो भारत में, विलेजेस जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके, उनको बाहर से किसी चीज़ की हेल्प ना लेनी पड़े। क्या हमने आज तक उस चीज़ को अचीव किया है? नहीं, आज भी हम उस चीज़ में बहुत पीछे हैं। तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि भाई लोगों को पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम्स को लेके किसके पास जाना है। जैसे आपको और हमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता हमारी पंचायत या म्युनिसिपल वाले एरियाज़ के बारे में। तो ये चीज़ें जब तक हमें मालूम नहीं होगी, तो हमें प्रॉब्लम ले जाने के लिए किसके पास लेके जाना ये पता ही नहीं है। तो जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारत जो है या फिर दुनिया जो है वो कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज की तरफ जा रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अब धीरे धीरे जो है वो हाईटेक होता जा रहा है, लेकिन क्योंकि पीछे ही बैकग्राउंड में ही अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए, तो हम आगे की डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर सकते। हम अभी भी जो है सड़कें और जलाशय इनकी बात करते हैं, हम जो है हॉस्पिटल्स, हम कहते हैं कि पॉलिटेक्निक्स और उसके बाद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, वो डेवलप करने की तरफ जो है हमारे पंचायतों और म्युनिसिपल्स को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो जब तक इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो सकते। इसके बाद पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट बॉडीज। आप देख रहे हैं कि जब इतनी सारी बॉडीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो
एक काम जो है थोड़ा सा डिले होगा ही होगा। और अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा नहीं है तो ये जो जो महीनों का जो डिले होता है ये सालों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि पंचायती राज सिस्टम में जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो मल्टी लेवल पे जो काम हो रहा है ना, उसमें अगर लोग जो है उनका फोकस क्लियर नहीं है और वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे, तो आपको किसी न किसी की गलती की वजह से आपको एक डिले मिलेगा ही मिलेगा। कि कहीं सड़क बननी थी, 2 साल पहले प्रपोज हुई थी, आज तक नहीं बनी। कहीं जलाशय बनना था, 3 साल पहले प्रपोज हुआ था, आज तक नहीं बना। कहीं हॉस्पिटल बनना था, बहुत नींव पड़ गई, आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो लेवल्स हैं ना उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है और फंड नहीं है। एक फंड का भी बहुत बड़ा इशू होता है कि भाई पैसा आएगा कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है जो पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो पैसा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन हो सकता है कि वो उस डेवलपमेंट के काम के लिए वो पैसा कम पड़ जाए। तो अब जैसे ही वो पैसा कम पड़ेगा, वो जो काम हो रहा था वो ठप पड़ जाएगा और बस उसके बाद कुछ नहीं। जब दोबारा लोकेशन जब कभी आएगा 1 साल 2 साल बाद, तब फिर से वो काम होगा। और तब तक होगा क्या कि जो रॉ मटेरियल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रॉ मटेरियल, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो फिर से एक कॉस्ट बियर करनी पड़ जाती है और ऐसे ही जो काम है आपका वो समय के साथ डिले होता रहता है। अब जो लास्ट मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक बात जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई कि क्योंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एससीज एंड एसटीज उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट। मतलब कि अगर टोटल एरिया की जितनी भी पॉपुलेशन, अगर उसका 25% एससीज एंड एसटीज हैं, तो उनको फिर 25% सीटें भी मिलेंगी इलेक्शंस लड़ने के लिए। उसी तरीके से विमेन के लिए भी 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड। तो होगा क्या कि 1/3 जो टोटल सीट्स हैं, चाहे वो आप ग्राम पंचायत की बात करें या ऊपर के लेवल्स की बात करें, वहां पे 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व है महिलाओं के लिए। लेकिन अब इसको रखा तो इसलिए गया था कि भाई महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगी। और कमाल की बात यह है कि हमारे पार्लियामेंट में आज तक वुमेन के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन लोएस्ट लेवल पे जो है रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक आयरनी ये है कि एक विडंबना यहाँ पे ये है कि इसका भी सुचारू रूप से काम नहीं किया जा रहा। इसका मतलब कि इसको भी जो है ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी सीट को, किसी पंचायत की सीट को अगर विमेन के कोटे में वो आ जाती है, तो होता क्या है कि लोग एक फीमेल कैंडिडेट खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड जो है वो एज अ ग्राम प्रधान जो है प्रधानपति के नाम से काम कर रहे होते हैं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों ने विमेन को वोट किया है तो वो प्रधान कौन होनी चाहिए? वो विमेन ही होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमारे देश जो है वो पेट्रियार्की से भरा हुआ है, वहां पे होता क्या है कि महिलाओं का नाम तो आगे कर दिया क्योंकि उनको सीट अलोकेट हो गई थी, लेकिन काम कौन कर रहा है, उस सीट पे काबिज कौन है? तो उनके पति जो प्रधानपति के जो है नाम से वहां पे काम करा रहे होते हैं और उनकी एक ख्याति मेंटेन होती है उस चीज से। तो इस चीज का जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है प्रधानपति वाला और जो फीमेल ग्राम प्रधान का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि हम मानसिक तौर पे भी पेट्रियार्की से बाहर नहीं आ रहे हैं। हमारा डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपको जो है मेंटल डेवलपमेंट भी मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पंचायत के सामने। तो दोस्तों, ये थी पंचायत राज सिस्टम के ऊपर हमारी वीडियो, जहां हमने जो है नेशनल पंचायत राज जो डे आ रहा है 24 अप्रैल को, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया कि क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है पंचायती राज का भारत में और एक्चुअली में उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में आज हमने इस वीडियो में डिटेल में बात की। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में और अपने जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जो इस स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं या जानते भी हैं, तो उन तक भी इस चीज़ को पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ अपने बहुमूल्य कमेंट हमें इस वीडियो पे जरूर दें। अगर आपको कोई डाउट है स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें बताएं, और हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब करिए ही करिए। बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, कोशिश करिए कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।